नमस्कार। नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित आज की संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की यह संगोष्ठी हिंदी की प्रतिष्ठित कथा लेखिका कृष्णा सोबती जी पर केंद्रित है। उनकी जन्मशती के अवसर पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई है और हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि इस संगोष्ठी में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी और साहित्य अकादमी में हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक और हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार श्री गोविंद मिश्र जी और साथ ही हिंदी के प्रतिष्ठित कवि आलोचक श्री गिरधर राठी जी हमारे साथ हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि हमारे सचिव डॉक्टर राव हमारे अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम के द्वारा करें। अब इसको बदल दीजिए। देखते देखते भी ना हम ऐसे स्वागत अभिनंदन के बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से कि अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद देवेश। कृष्णा सोबती जी पर केंद्रित 2 दिवसीय जन्मशती संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता कर रहे साहित्य अकादमी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर माधव कौशिक जी, उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, अकादमी के हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक एवं प्रख्यात कथाकार आदरणीय श्री गोविंद मिश्रा जी, कृष्णा सोबती जी के जीवनी लेखक तथा बीज वक्तव्य देने के लिए पधारे आदरणीय श्री गिरधर राठी जी एवं सभी विद्वान वक्तागण, साहित्य प्रेमियों, आप सभी का इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सभी जानते ही हैं कि कृष्णा जी ने फुटकर कहानी लेखन से अपने साहित्यिक यात्रा शुरू की थी और बहुत जल्द उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली। आरंभिक कहानियों के प्रकाशन के बाद उनका पहला उपन्यास डार से बिछुड़ी 1958 प्रकाशित हुआ। इसके कुछ वर्षों के बाद मित्रों मरजानी 1966 में, यारों के यार 1968 और 3 पहाड़ 1968 ने तो समकालीन हिंदी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में एक तरह से तहलका मचा दिया। सूरजमुखी अंधेरे के, हम हशमत तथा जिंदगी नामा ने उनके लेखन की बुलंदियां पर पहुंचा दिया। अपने आरंभिक उपन्यास चंद से लेकर जिंदगी नामा के दौरान और इसके पूर्व भारत विभाजन के बाद भारतीय समाज में हो रही उथल पुथल, मानवीय मूल्यों के विघटन, शोषक और शोषित के बीच खड़ी मजबूत दीवार, सामंतवादी और नवकुबेरपंथी मानसिकता और स्त्री पुरुष की अपनी अपनी दुनिया को पहचान पाने के प्रयास और उससे जुड़ी समस्याओं की गहरी पड़ताल ने कृष्णा सोबती के लेखन को सर्वथा नया आयाम दिया। जिंदगी नामा, जिसका पहला हिस्सा जिंदा रुख के नाम से प्रकाशित हुआ और जिसे साहित्य अकादमी ने वर्ष 1980 में श्रेष्ठ हिंदी कृति के रूप में अपने पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत में ब्रिटिश राज के उत्कृष्ट काल 1900 से लेकर 1916 की गाथा है, जिसमें चनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित देवझट गांव के लोगों के हर्ष विवाद, आनंद अवसाद, आस्था और आशंका तथा उनके सच और झूठ का बहुत रोचक और प्रामाणिक अंकन मिलता है।
अपनी एक और विशिष्ट कृति ये लड़की 1991 में कृष्णा सोपती जी ने अपनी वैचारिक प्रौढ़ता एवं सत्यबोध के जीवन ने निर्मम यथार्थ की पृष्ठभूमि में संजोया। इसे लेखिका ने अपने जीवन और रचना दर्शन से एक नया अर्थ दिया है। कृष्णा सोपती जी का सर्वाधिक रचनात्मक और प्रभावशाली पक्ष है उनकी जीवंत भाषा। उनकी भाषा बेहद जिंदादिल, आत्मविश्वास से भरपूर रचनाधर्मी भाषा है, जो अपने गद्य चरित्र, घटना स्थिति और परिवेश के भी एतबार से न सिर्फ अपने बाहरी रंग रूप ली, बल्कि पाठकों के मर्म को भेदने वाले अंदाज से लिखी जाती रही है। सच्चाई यह है कि हिंदी के गद्य लेखन में एक सार्थक एवं रचनात्मक मुहावरे की तलाश कृष्णा सोपती की कृतियों को शामिल किए बिना पूरी नहीं हो सकती। कहना ना होगा कि कृष्णा जी का लेखन इस संदर्भ में न केवल विरल एवं विशिष्ट रहा है, बल्कि आज के भी परिदृश्य में श्रेष्ठता का अप्रतिम उदाहरण बना हुआ है। अपनी रचना धर्मिता को निरंतर नया आलोक और आयाम प्रदान करने वाली कृष्णा सोपती जी के लिए साहित्य जीवन का सच्चा परिदृश्य रहा है और इस जीवन का दर्पण उनका लेखन रहा है। कृष्णा सोपती जी ने अपने एक एक रचना को पाठकों के अनुभव और सरोकार का ऐसा अभिन्न अंग बना दिया जिसे पार कर पाना किसी भी रचनाकार के लिए कठिन माना जा सकता है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हिंदी की ऐसे महान कथाकार के जीवन और कृतित्व पर आयोजित संगोष्ठी में हम विद्वान आलोचकों को आमंत्रित कर सके हैं, जो विस्तार से कृष्णा जी के लेखन के अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी विद्वानों का, साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राव। आपने बहुत ही संक्षेप में न केवल कृष्णा सोपती जी के रचना कर्म का एक परिचय दिया, बल्कि उनकी जो प्रमुख रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं उन पर भी प्रकाश डाला। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है यूट्यूब चैनल पर साहित्य अकादमी के, और वहाँ जो हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि कृपया इस चैनल के लिंक को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग इसका लाभ उठा सकें। और इस उद्घाटन सत्र की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं साहित्य अकादमी में हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक श्री गोविंद मिश्र जी को। गोविंद मिश्र जी हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं। आपकी 70 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 15 उपन्यास, 10 से अधिक कहानी संग्रह, 5 यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। आपका हाल ही में गोविंद मिश्र रचनावली प्रकाशित हुई है और अकादमी द्वारा गोविंद मिश्र रचना संचयन प्रकाशित है, जो नंद किशोर आचार्य जी द्वारा संपादित है। आपको व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती, सरस्वती सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। आदरणीय श्री गोविंद मिश्र जी। सभा के अध्यक्ष माधव कौशिक जी, गोविंद जी, डॉक्टर राव, देवेश भाई और आप सब लोग, कृष्णा जी के बारे में बोलते हुए थोड़ा भावुक हो जाने की इजाज़त अगर आप दे दें तो अच्छा ही होगा। भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए और तुम्हारे साथ जमाने याद आए। तो आज मैं थोड़ा अगर इनके बहाने
लेखकों के जो अंतर संबंध होते हैं आपस के, उन पर भी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें जाने की सोचता हूँ। 1966 में पहली बार मैं दिल्ली आया और एक किताब, वो अपना चेहरा, मेरे पहला उपन्यास, हम लोगों को उस दौर से गुजरे 2 साल कुछ नहीं छपता था। पहले कहानियाँ कुछ छपना शुरू हुई पटना रेडियो में, तो आरा में हम लोग मधुकर सिंह, विजय मोहन सिंह और मैं अपनी रचनाएं एक दूसरे को सुनाते थे। यहाँ जब आया तो पता लगा कि उपन्यास पहले छपते हैं, तब दूसरी चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है। अब हम लोग चंद उम्मीदों, जो बात है ना उस शेर में, कि भाई सीधे पहुँचे राजकमल प्रकाशन, कि भाई वहाँ छापा जाए, जबकि वो मतलब एक इंस्टीट्यूशन था उस वक्त। यहाँ दरियागंज में बड़ी भारी कोठी थी, उसमें अंदर एक शख्सियत शीला संधू जी बैठती थी। इत्तेफाक से नामवर सिंह जी एडवाइज़र वहाँ थे उन दिनों। तो विजय मोहन सिंह ने दोस्ती निभाते हुए को चलो तुम्हारा उपन्यास उनको दिखाते, तो नामवर जी को दिया कि एडवाइज़र है। नामवर जी ने 1-2 दिन में पढ़ के शीला संधू से सिफारिश की कि अच्छा है। तो वो बोले गोविंद मिश्र को कौन जानता है, अभी उनसे कहिए लिखे। जब डिसमिस कर दिया, आई वॉज पोलाइटली डिसमिस्ड। तो खैर हम चले। हमको ख़राब ये लगा कि नामवर सिंह इतने बड़े आलोचक, उनकी बात भी नहीं मानी जा रही। तब तक कृष्णा सूक्ति जी से परिचय कुछ था नहीं, तो चले आए। फिर हमने खैर वो उपन्यास राजेंद्र यादव जी को दिया, उन्होंने तो वो अलग किस्सा है, कृष्णा सूक्ति जी से संबंधित नहीं। फिर मेरा उपन्यास लाल पीली ज़मीन का ड्राफ्ट जब तैयार हुआ, तो अच्छा जब आया था दिल्ली तो मुझे अफसरों से मिलने की इच्छा नहीं बहुत होती थी, साहित्यकारों से होती थी, जो हमारे सीनियर साहित्यकार थे, सबसे मिला मैं। यहाँ कृष्णा सूक्ति जी मॉडल टाउन में रहती, उनसे भी मिला और मैंने उनको लाल पीली ज़मीन पढ़ने को दी। मुझे नहीं मालूम था कि वो बहुत क्लोज है शीला संधू की या क्या। अब उन्होंने हमसे तो प्रतिक्रिया कुछ नहीं कही, चुपचाप शीला संधू से कहा और ये कि इट इज मर्डर, इस किताब में तो मर्डर है, मतलब उस तरीके। शीला संधू जी ने हमको फ़ोन किया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चाय पर बुलाया, नाम से किया लेखक गोविंद मिश्र। तो वहाँ अभी जहाँ मैं ठहरता हूँ बाहर के, उसमें शीला जी और हम इसे छापना चाहते हैं। अब मुझे खुंदक थी कि नामवर सिंह जी को इन्होंने एडवाइजर बना, उनका निरादर किया। तो मैंने तो डिप्लोमेटिक अंदाज में, अच्छी बात है देखेंगे, मैंने चुपचाप वो उपन्यास जा करके राजपाल एंड सन्स को दे दिया, वहाँ छप गया। अब शीला संधू जी को ये सब खबर नहीं। फिर मैंने कृष्णा सूक्ति जी को सब बताया कि देखिए नामवर सिंह जी की बात इन्होंने नहीं मानी और वो मुझे खराब लगी, तो मैं भी इनसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने जानबूझ के वहाँ दिया, पर ये नहीं है कि मैं आगे नहीं दूंगा। अब हालांकि वो चीज़ मुझे कौन जानता था, ये तेवर दिखाना कोई ख़ास बात नहीं थी उस वक़्त, पर उनसे सब कह गया। कृष्णा सूक्ति ने कुछ नहीं कहा। वो जब उपन्यास छप गया, अलग कहानी हो गई,
और उन्होंने शायद बता दिया ये उनकी कृष्णा जी की हम अशमत किताब में उन्होंने हम पर भी लिखा। तो हम पर जैसे हर काल लिखती थी कि निर्मल जी चीड़ों पर चांदनी और ये सब करते हैं, कभी वो अपने गली के सुअरों को भी देखें। तो ऐसे ही मेरे बारे में लिखा कि गोविंद मिश्र ऐसे तो बहुत स्वीट इंसान है, पर नाक इनकी बड़ी ऊंची रहती है। हम अशोक में ऐसा कुछ है। अच्छा, इसको उन्होंने मेरी अफसरी से जोड़ा। अच्छा, नाक थोड़ी ऊंची है, ऐंठ मुझ में है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो अफसरी से नहीं, अफसरी तो नौकरी मैंने समझ के शुरू से आखिर तक की, वो मेरे बुंदेलखंड के होने की वजह से है। बुंदेली जो है ना, बंदा जितने कद का नहीं होता उससे ऊंची लाठी रखता है, ऐसे चलता। बुलंद लाठी, बुलंद लाठी। और कहावत भी है, 100 डंडी तो 1 बुंदेलखंडी। तो उसकी वजह से उनका सही वो था, पर उनको एक क्रेडिट जाती है कि शीला संधू को भी उन्होंने बता दी होंगी सारी चीज़ें। बहरहाल फिर हमारी दोस्ती होती रही। मॉडल टाउन में हम जाते थे, अक्सर रहते थे, एक बार दफ्तर भी गए उनके साथ। मुझे उनका फक्कड़पन और उस तरह से चलना बहुत अच्छा लगा। जब हम नया प्रतीक में नए कहानी पर हमने आलोचनात्मक चीज़ें सीरीज लिखना शुरू की, तो कृष्णा जी ने कहा, गोविंद, ये नहीं कि अज्ञे जी के खिलाफ कुछ उन्होंने बोला, ये तुम्हारी लाइन नहीं है, तुम्हारी प्रतिभा दूसरी तरह की है, ये आलोचना लिखना बंद करो। अब देखिए, ये अंतर संबंध लेखकों का, मुझे बात तो समझ में आई कि हाँ, इसमें विश्लेषणात्मक है, और हम लोगों का जो सृजनात्मक लेखन है वो तो दूसरी चीज में। मैंने आलोचना, सिर्फ समीक्षाएं, वो भी ये कि जो किताब बहुत मन से अच्छी लगे उसी पर समीक्षाएं लिखी, वो एक उनकी गाइडलाइन थी हमारे लिए। पर ये नहीं कि वो बहुत कृपालु हम पर हो गई हों, झड़कती रहती थी कभी कभी। और मेरा उठना बैठना निर्मल वर्मा, विष्णु साहनी, इन लोगों के साथ था, पर इन लोगों में आपस में भी कुछ वो चलता रहता था, प्यार भी रहता था, ये भी है। जैसे बावजूद इसके कि कृष्णा जी ने निर्मल वर्मा को ये लिख लगा, शुअरों को देखो, मुझे एक रात याद है बहुत, अभी तक, वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया में निर्मल जी के घर पर हम लोग करीब रात के 2 बजे तक बातें करते रहे। ऑफ कोर्स थोड़ा ड्रिंक्स चल रही थी, और उन बातों की तासीर ये थी कि सब अटक के दूसरे की तरफ ताकने लगते थे कि तुम बात आगे बढ़ाओ। आज के चैनल्स की तरह नहीं, जहाँ वो एक के ऊपर एक लग जाते हैं, और नहीं तो इतना जोर से बोलो कि उसके बोल नहीं समझ में आए। मतलब इस तरह का डायलॉग, जहाँ दूसरा तलाश रहा है कि भाई अब रास्ता दिखाओ, उस दिन ऐसी बातचीत मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं हुई। उसमें थे निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, मैं और राम मोहन गांधी, और शायद उषा प्रेमवता जी आई थी, तो उससे स्वागत में एक तरह से बैठे थे हम लोग वहाँ। वो यादगार बातचीत उनसे हुई। इस बीच मेरा ट्रांसफ़र बम्बई हो गया, तो मेरे पास अमृता प्रीतम की चिट्ठी आई अंग्रेजी में।
कि तुम कृष्णा जी के बहुत क्लोज हो, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया है हरदत का जिंदगी जिंदगी नामा को लेकर के। तुमने जीवनी लिखी होगी तो शायद वो प्रसंग आए कि ये तुमने लफ्ज हमारा चुराया है और तुम उनके भी क्लोज हो हमारे भी, तो जरा समझाओ कि लेखकों के बीच ही भाई अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। जब मैं आया यहाँ अपनी विजिट पर तो उनके पास गया और बड़े उससे कहा कृष्णा जी, अच्छा अमृता प्रीतम के यहाँ भी मैं जाता आता था जैसे सब लेखकों के यहाँ जाता था, और उनमें भी ये था कि ओपन काफ़ी थी वो। गदल कहानी का पंजाबी में अनुवाद रंगे राघव जी की कहानी का अपनी पत्रिका नागमणि में उन्होंने छापा, और उसी के साथ मेरी कहानी दोस्त उसका खुद पंजाबी में अनुवाद करके छापा था। तो मैंने कृष्णा जी से कहा कि अंदर से सब मुलायम, बोले वो राइटर है, लोकप्रिय चीज़ें स्टोरी वाली लिखती, तुम उसे राइटर समझते हो? हमने कहा ये तो अब डिग्री की बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन शब्द पर तो सोचिए। शब्द तो बाबर का जिंदगी नामा शब्द शब्द है, कोई भी इस्तेमाल कर ले। तो आपकी किताब का है तो उनकी अमृता प्रीतम की किताब में शायद कुछ और उसका जिंदगी हरदत का जिंदगी नाम। हाँ ये था। तो ये थोड़ा और इस तरह के किस्से होते रहते हैं। अब महाभोज कहानी शैलेश भटियानी की थी, उस पर मन्नू भंडारी का उपन्यास है पूरा का पूरा। तो शब्द कोई पकड़ के बैठने की नहीं, वो नहीं मानी। अच्छा मेरे दिमाग में ये था कि ये न्यायपालिका जो है ना कुछ नहीं करने वाली, और वही हुआ आखिर में जाकर, कोई फैसला नहीं हुआ उसका, सवाल डालते हैं उसको, उसमें बद्ध लेखकों की हो रही, पर वो बहुत जिद्दी थी, नहीं माने और उन्होंने वापस मुकदमा नहीं लिया अपना। बहरहाल अब ये तो वो है। तो ये कुछ संस्मरण मैंने इसलिए सुनाए कि आप लोगों में बहुत नए लेखक भी होंगे। ये लेखकों के बीच थोड़ी सी आत्मीयता जो बनती है, जो मैंने जी, वो करीबी रिश्तेदारों वाली आत्मीयता से कम नहीं होती, इसलिए उसकी कद्र थोड़ा सा करना चाहिए। और मैंने वो जी है, इसलिए आप लोगों को भी ये सलाह दूंगा कि विरोध हम लेखकों के आपस में हो सकते। ये मेरी जिंदगी में, मैं तो जैसे अब कृष्णा सूक्ति का आलोचना के बारे में था, श्रीलाल शुक्ल ने, जब मैं रिटायर होकर भोपाल गया, संपादक हो गया, तो उनको कहा गोविंद सृजनात्मक लेखक को संपादन 1.5 साल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तुम कहाँ फंसे बैठे हो। मैंने मान लिया, मैं कहा यार बात तो सही है, अपने से घटिया कहानियाँ पढ़ो, कविताएं पढ़ो और वक्त बर्बाद करो। मैंने छोड़ दिया सुकृता। और यहाँ से अभी गिरधर पूछ रहे थे कि बुढ़ापा आप पर नहीं आता। यहाँ हमारे यहाँ से जब रिटायर होके मैं भोपाल जाने लगा तो कुंवर नारायण जी ने एक सलाह दी थी, तुम चाह तो रहे हो, 2 चीज़ें याद रखो, एक बूढ़ों के साथ मत बैठना, दूसरे मूर्खों के साथ मत बैठना। तो ये हमारे जो सीनियर साहित्यकार होते हैं ना, बड़ी मतलब की बात करते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, असली तो हमारे गिरधर जी बोलेंगे। कृष्ण, मेरा सौभाग्य रहा कि उनका साथ मुझे मिला, और जब भी याद करता हूँ उनकी स्मृति को प्रणाम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद
श्री गोविंद मिश्र जी को। उन्होंने बहुत सुंदर संस्मरण साझा किए हम सब से। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गिरधर राठी जी को उनके बीज वक्तव्य के लिए। गिरधर राठी जी हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक, संपादक एवं अनुवादक हैं। आप 4 पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे, जिनमें साहित्य अकादमी की द्वैमासिक पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य भी शामिल है। आपके 4 कविता संग्रह, विचार साहित्य आलोचना, यात्रा संस्मरण की कई पुस्तकें तथा 15 से अधिक पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित हैं। आपकी रचनाओं के अनुवाद भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं में हुए हैं। 2021 में प्रकाशित आप द्वारा लिखित कृष्णा सोमती जी की जीवनी दूसरा जीवन काफ़ी चर्चित रही है। श्री गिरधर राठी जी। नमस्कार। सभापति जी, सभासद गोविंद जी और मेरे पुराने बहुत से सहयोगी राव साहब, देवेश जी और आप सब, सुकृता जी। थोड़ा इसे ऊंचा कर लो। गोविंद जी ने कृष्णा जी का एक इतना अंतरंग परिचय दे ही दिया है, और जाहिर है कि कृष्णा जी से जो भी मिलता था या जितने लोग मिले होंगे उनके पास अपने अपने कितने सारे अनुभव, संस्मरण होंगे और एंगल्स भी होंगे। तो आप लोगों तक आवाज जा रही है? आवाज आ रही? हाँ, थोड़ा ये दूसरा माइक भी कर दो। तो उसमें अच्छा, तो जाहिर है कि इतने सारे पक्ष हैं कृष्णा जी के कि उन पर उनको एक संक्षिप्त वक्तव्य में तो समेटा जा ही नहीं सकता। कुछ ही बातें मैं यहाँ रख पाऊँगा। सुकृता जी को देखते ही एक चीज़ मुझे याद आई कि जब अंतिम समय था उनका अस्पताल, अक्सर सुकृता जी भी मिल जाती थी वहाँ, और अशोक वाजपेयी होते थे, कुछ और लोग आते जाते थे। तो एक दिन की मुझे याद है, लगभग अंतिम दिनों के 2-4 दिन पहले की ही बात होगी, कि उन्होंने कहा, गिरधर ये सब क्या हो रहा है, कुछ करना चाहिए हमको। तो मैंने कहा कि हाँ, करना तो चाहिए कृष्णा जी, लेकिन सवाल है कि अब तो दुनिया में भी कहीं कोई मानदंड नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसा आदर्श नहीं दिखाई दे रहा है जिसको दिखा के हम कहें कि। तो कुछ सेकंड चुप रही। उन्होंने कहा ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा तो क्या होगा, हमको तो करना चाहिए। ये चीज़ मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई, और सचमुच मुझे लगा कि एकला चलो रे का जो आह्वान कवि टैगोर ने किया था, और शायद हर लेखक को अकेले ही चलना होता है अंततः, अगर साथ आ जाएं तो बड़ी बात है। तो मैंने कुछ उनके लेखक, व्यक्ति और कृति दोनों को मिला के देखने की कोशिश की है। मुकदमों की तो बहुत सारी बातें हैं, जैसा गोविंद जी बता रहे हैं, तो लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने उनको समझाया था कि मत ये सब छोड़ दीजिए आप। लेकिन वो मुझसे नाराज़ नहीं हुई, क्योंकि कुछ और मित्रों से बहुत नाराज़ भी हो गई थी। तो बहुत से उसके पीछे, जैसे बुंदेलखंड की आपने याद दिलाई, तो कृष्णा जी भी जिस पृष्ठभूमि से आई थी, पंजाब के उस इलाके से, और ज़मींदारों वाले और वो सारे माहौल से, जहाँ मुकदमेबाजी शायद खून में थी, तो क्या पता उसका भी कोई अंश वहाँ रहा हो, और वो उनका अपना पक्ष था ही। लेकिन हाँ, ये सही है कि उस मुकदमेबाजी में 3 घर बिक गए उनके। एक घर बेचा, दूसरा खरीदा, दूसरा बेचा, तीसरा खरीदा, तीसरा भी बिक गया, तब किराए पे जाके रहने लगी। लेकिन अब
ये भी एक अपने आप में एक उपन्यास का विषय है कि लेखकों के बीच में क्या। बहरहाल, तो आगामी 18 फरवरी 2025 को कृष्णा सोबती पूरे 100 वर्ष की हो जाती। इसका शीर्षक मैंने ये देने की कोशिश की है, आलोक, निनाद और मर्म, शब्द शिल्पी कृष्णा सोबती की पहली जन्मशती। तो आगामी 18 फरवरी 25 को कृष्णा सोबती पूरे 100 वर्ष की हो जाती। उससे कुछ पहले ही वह पहला जीवन पूरा हो गया जिसके बारे में उनकी राय थी कि किसी भी लेखक की नई जिंदगी उसके पूरे हो जाने के बाद दोबारा शुरू होती है। जन्मशती वर्ष में अब जगह जगह उनके उस दूसरे जीवन का जायजा लिया जा रहा है। साहित्य अकादमी ने मुझे शताब्दी संगोष्ठी में कुछ कहने का अवसर दिया। इसके लिए कृतज्ञता और आभार के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी की चुनौती का एहसास भी है। अपने चारों तरफ उनकी प्रकाशित रचनाओं को फिर से फैला कर रखा तो लगा कि किसी भी रचना से बात तो शुरू की जा सकती है, लेकिन शुरुआत किससे की जाए यह तय करना कठिन है। कारण स्पष्ट है, ऐसे लेखक किसी भी भाषा में और किसी भी युग में कम ही होते हैं जिनकी हर कृति पाठक को झंझोड़ कर रख दे। सच तो यह है कि उनका अपना दूसरा जीवन उनके अपने लेखन के आरंभ से ही शुरू हो चुका था। उनकी रचनाओं का अपना जीवन भी उसी तरह उथल पुथल से भरा और जीवंत रहा जितना कि उनका अपना। आरंभ से अंत तक वह उस परिदृश्य की सर्जक ही नहीं साक्षी भी रही। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उस आरंभ का कोई अंत शायद ही कभी हो। उनकी रचनाओं का सचमुच कौन सी ऐसी रचना थी जिसको लेके मार धाड़ ना हो गई हो साहित्य की दुनिया में। और लेकिन वो गंभीरता से लेते थे अपनी सारी आलोचना को भी, प्रशंसकों को और आलोचकों को बहुत गंभीरता से उनका जवाब देती थी, तो सतर्क जवाब देती थी पूरा। तो इस तरह के बहुत से पक्ष हैं जिनका तो हम संकेत मात्र ही कर पाएंगे। और ये अच्छा है, मैंने देखा कि पूरा निमंत्रण पत्र बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हमको अगले 1.5 दिनों में मिलेंगे। खूब जानकार, गहरे जानकार। ख़ासतौर से सुकृता जी पास में बैठी तो मुझे याद आया कि अंग्रेज़ी में इन्होंने एक बड़ी अद्भुत किताब संकलित की कृष्णा सोबती पर, जिसमें उनके कुछ रचनाओं के अनुवाद भी हैं और समीक्षात्मक टिप्पणियाँ भी हैं, देशी और विदेशी लोगों की, और अंग्रेज़ी में है। अच्छा, अंग्रेज़ी में देखिए, माफ़ करेंगे, अब तो बड़े बड़े आलोचक भी आ गए हैं हमारे बीच में, कि अंग्रेज़ी में जब हिंदी साहित्य अंग्रेज़ी के लोगों ने या विदेशी लोगों ने जब हिंदी के साहित्य को देखा तो ऐसे कोण उन्होंने निकाल के दिए जो हमारी नज़र में कहीं नहीं आए थे, हमारी किसी भी आलोचक की नज़र में नहीं आए थे, चाहे वो निर्मल वर्मा हों, चाहे वो अज्ञेय हों, चाहे कृष्णा सोबती हों। अब कृष्णा सोबती पर भी जो इटालियन और फ्रेंच और स्विस महिलाओं ने, विदुषियों ने लिखा है, या हमारे भारत की भी जो अमेरिका में रहने वाली महिला हैं, अब जैसे उन्होंने यही वर्णन कर दिया कि कितने मौसम उन्होंने दिखा दिए, या स्त्री भाषा कैसे उसमें, जैसे बेगमाती भाषा होती उर्दू की एक शाखा है, कितनी तरह की भाषाएं, या बचपन का जो सौंदर्य है, कृष्णा जी की रचनाओं में बच्चों का और बचपन का जो सौंदर्य है वो बहुत कम कथा साहित्य में मिलेगा हमको अपने उसमें। यानी आपको सूरदास की याद आ जाएगी अगर आप गौर से पढ़ने लगे कृष्णा जी की उन बचपन की लीलाओं को। उनके उपन्यास में भी, कहानियों में भी, छोटी छोटी कहानियाँ भी उनकी, लामा जैसी छोटी छोटी कहानी बच्चों, या वो जो एक लड़का एक्सीडेंट में मर जाता है, उसका अमिट उनके लिए
जीवन का बहरा। तो जिस शब्द शिल्पी पर चर्चा हो रही है उनका ध्यान बीज भाषण और की नोट एड्रेस जैसे शब्दों पर भी जरूर जाता। हर शब्द का एक लिबास, एक देह, एक रूह होती है। परस्पर मिलकर और टकराकर शब्द एक गूंज अनगूंज पैदा करते हैं। कृष्णा जी उन लेखकों में शुमार हैं जिनके यहाँ फलित फूलों और फलों से तरह तरह के बीज बटोरे जा सकते हैं। उनके यहाँ जो की या चाबी है उससे कई तरह के ताले खोले जा सकते हैं। उजाड़पन को उर्वर बनाना, बंदिशों को तोड़कर आज़ादी की राहें प्रशस्त करना और इसके लिए हर तरह के खतरे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाना, यही एक रचनाशील नागरिक का आत्मसंघर्ष है, जिसकी बानगी उनकी कहानी, उपन्यास, कविता, यात्रा प्रसंग, आत्मकथन और विचार विमर्श में सर्वत्र दिखाई देती है। रचनाकार के पास अपनी शक्ति या हथियार के रूप में केवल शब्द है। बादलों के गर्जन तर्जन की तरह पहले एक आलोक की चमक या कौंध, फिर उसका नाद निनाद और अंत में उसका मर्म। और यह साधना बहुत ही कठिन है, खासतौर से एक स्त्री के लिए जिसे तरह तरह के विधि निषेधों के कारण वह आज़ादी नहीं है जो पुरुषों को है। कृष्णा जी ने इसके बावजूद उत्तर भारत के विस्तृत दायरे में 50 वर्गों, जातियों, पेशों और उनमें भी अलग अलग व्यक्तित्वों की भाषा शैलियाँ कैसे अर्जित की होंगी, यह सवाल उनसे सीधे पूछा गया है। मैंने भी पूछा, बहुत लोगों ने पूछा। हिंदी ही नहीं, दुनिया के हमारे जाने पहचाने मूर्धन्य लेखकों में भी ऐसी शब्द वेधी विद्या के धनिक गिनती के ही मिलेंगे। और इतने सारे नाना रंग रूपों के चरित्र या पात्र, एक औरत, वह भी भारत में, क्या इतनी तरह के मनुष्यों का अंतरंग मापने लायक मेलजोल कर पाती है? वह भी कृष्णा जी जैसी महिला जो कि अभिजात वर्ग की और असामाजिकता की हद तक निजता प्रेमी मानी जाती हो। खुद उन्होंने हम सभी के अर्धनारीश्वर स्वरूप को रेखांकित करते हुए हशमत के सामने कृष्णा सोबती का यह आत्मचित्र दिया है। उन्हीं के शब्दों में, दूसरों की निगाह से अपने को देखती हूँ तो एक मगरूर घमंडी औरत, चमक दमक वाला लिबास और अपने को दूसरों से अलग समझने वाला अंदाज। अपनी नज़र से अपने को जांचती हूँ तो एक सीधी सादी खुददार शख्सियत, वक्त और खुदा दोनों ही जिस पर ज़्यादा मेहरबान नहीं, फिर भी अपने जिगरे के जोर से जिंदा दे। एक युवती अधेड़ और वृद्धा पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर पंजाब के ठेठ खेत खलिहानों तक, हवेलियों ओसारों तक, तमाम धर्मों के, संप्रदायों के भीतर उप संप्रदायों के, खाप के भीतर उप खापों तक, हाव भाव, बोली बानी, वेशभूषा, हर्ष विषाद समेत फोटो ही नहीं, एक्सरे भी किस तरह खींच पाई होंगी। जिस पर तुर्रा यह है कि अपनी हकीकत से भी मेरा रिश्ता अपने लेखन के जरिए ही। ये एक बड़ा इंट्रिगिंग उनका बयान है। खुद अपनी शख्सियत से भी उनका परिचय अपने लेखन से, उससे पहचान रही हूँ खुद को भी। लेखक और खुद उसके लेखन का यह भेद अभेद, ये गिरा रस जल वीच सम, उस तरह की भेद भी है अभेद भी है। वो क्या, इसी की तो उनकी तमाम रचनाओं और उन रचनाओं से उभरते उमड़ते पात्रों की फहरिस्त में न जाकर, जो कि उनके कई पात्र हम लोगों के साथ शायद ता जिंदगी रहेंगे एक बार पढ़ लेने के बाद बहुत से पाठकों के साथ, तो उनकी तमाम रचनाओं और उन रचनाओं से उभरते उमड़ते पात्रों की फहरिस्त में न जाकर यही समझने की कोशिश की जाए कि यह संभव कैसे हुआ। यह बात गौर करने लायक है कि कृष्णा जी के साहित्य और जीवन की विश्वसनीय जानकारी रखने वाले सभी विख्यात पाठकों आलोचकों ने माना है कि वह ऐसी लेखक थी
जिनकी करनी कथनी में बहुत कम फर्क या दरार दिखेगी। रईस खानदान, आलीशान परवरिश, सज धज मगर गहरी सुरुचि का परिचायक खुद का रहन सहन आदि अनेक तरह की टीका टिप्पणी से अछूता नहीं था, पर दीनहीन से लेकर समृद्ध शक्तिशाली तक जो भी श्रेणियां उनके संपर्क में आईं, उनको कृष्णा जी के आचरण में अनय या अन्याय की शिकायत शायद ही हुई। अपने विचारों, आदर्शों, संकल्पों, दृष्टिकोणों को उन्होंने खुद विस्तार से विश्लेषण किया है। एकदम शुरू से ये सब स्पष्टीकरण के जहन में नहीं रहे होंगे, पर अपने जीवन और कर्म की निरंतर परख और उधेड़-बुन करते हुए उन्होंने उन बातों को पहचाना। अंग्रेजी राज के तौर तरीकों के प्रति बचपन से ही उनमें रोष जागने लगा था, जबकि खुद दादा और पिता बड़े अफसर उसी ब्रिटिश हुकूमत के थे। गांधी और विवेकानंद और भगत सिंह और पंजाब की जय पराजय की गाथाएं उनके अबोध मन पर ही अंकित होने लगी थी। घुड़सवारी, हॉकी, टेनिस, तैराकी, भारतीय और पश्चिमी नृत्य, संगीत, कपड़ों से लेकर खाने पकाने और घर संवारने तक की कितनी सारी गतिविधियां उन्हें सुलभ रहीं। वैभव नहीं, वैभव से मिल सकने वाले सीखने समझने के अवसर जो उन्होंने पाए थे, वे हम में से किसी के भी मन में ईर्ष्या जगा सकते हैं। पर बड़े घर की बिगड़ैल लड़की वे नहीं बनी। रचनाशीलता ने उन्हें उबार लिया, और रचना की कीमत क्या देनी पड़ सकती है, यह उन्हें प्रत्यक्ष पता था। बचपन और कैशोर्य और आरंभिक युवावस्था में वह देख रही थी कि लेखन जब्त और लेखक गिरफ्तार हो रहे थे। प्रेमचंद के सोज़े वतन से लेकर इकबाल, रविंद्रनाथ, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, जोश मलिहाबादी, सोहनलाल द्विवेदी जैसे 50 नाम अपने लेख, कहानी, नज्म, आलेख के कारण ब्रिटिश सरकार की नज़रों में खटक रहे थे। कौशिक, उग्र, सज्जाद रही, चतुर्सेन शास्त्री जैसे कितने ही नाम आज स्मृति से गायब हैं। उनका जब्त शुदा लेखन यह भी आगाह कर रहा था कि कविता, नाटक, कथा के क्षेत्र में ग्लैमर के साथ साथ गिलोटिन के लिए भी तैयार रहें। कितने थे जो जेल गए, कितने काला पानी। अनजाने या अनचाहे वह लिखने के क्षेत्र को चुनकर एक ऐसी परंपरा का अंग बन गईं जिसको आगे बढ़ाने का आंशिक दायित्व उन पर आ पड़ा, और उन्होंने उसे किस हद तक निभाया इसका आकलन संभव है। जैसा कि आगे के कुछ उदाहरण दिखाएंगे, कृष्णा जी किसी भी धारा में नहीं बहीं, नई कहानी हो व कहानी हो। वह किसी भी लेखक संगठन से नहीं जुड़ी। उन्होंने आजीविका के लिए सरकारी नौकरी की, लेकिन किसी तरह का सरकारी अलंकरण या पुरस्कार नहीं लिया। उनके निजी और पारिवारिक संबंध प्रधानमंत्रियों, सर्वोच्च नौकरशाहों, सेनानियों, धनी बड़े घरानों तक फैले थे, लेकिन किसी की भी पिछलग्गू वह नहीं रही। फिर भी बिरादरी के रूप में वह लेखक बिरादरी की अभिन्न अंग थी। जब 3 लेखकों की हत्या पर समाज खामोश दिखा, तब उन्होंने तत्काल अकादमी पुरस्कार और महत्तर सदस्यता तक त्याग दी। पद्म भूषण जैसे अलंकरण से भी इसलिए सादर इनकार कर दिया कि वे किसी तरह का नैतिक या प्रतीकात्मक दबाव नहीं चाहती अपनी लेख की निष्ठा पर। टैगोर, नागार्जुन, रेणु, शिवराम कारंत जैसों की यह अनूठी परंपरा है जिसमें कृष्णा जी ने शिरकत की। इस वातावरण को ठोस आधार दिया उनके अध्ययन अनुशीलन ने। पुरातन, मध्यकालीन और आधुनिक समय के कितनी तरह के विषय और क्षेत्र थे जिनका उन्होंने गहरा गवेषण भी किया था। जिंदगी नामा के लेखन में और दूसरे लेखन में भी शोध गवेषणा के उनके नोट्स दिखाते हैं कि चाहे भैंस की बीमारी का इलाज हो या शाहजी और राबिया की तीमारदारी हो,
उन दिनों की तिब्ब की उपचार विधियों की उन्होंने जानकारी पुख्ता करके ही लिखा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक टोने टोटके समेत जीवनगत सभी क्रियाकलाप बड़े पुष्ट और प्रामाणिक आधार पर चित्रित किए हैं कृष्णा जी ने। इतिहास जो विजेता लिखते हैं और इतिहास जो जनगण के मन में बसा है, दोनों का उन्होंने जिम्मेदारी और भरोसेमंद तरीके से उपयोग किया है। यथार्थ और अति यथार्थ दोनों की कलावाद और प्रतिबद्धता की, स्त्री लेखन और लेखन मात्र की चौहद्दियों को उन्होंने जिस तरह से विस्तृत या खंडित किया है, उनकी चयन पट्टिका में सर्वोपरि है व्यक्ति, जो कि समाज का अविच्छेद्य अंग है। व्यक्ति जो कि समाज का अविच्छेद्य अंग है। नागरिक जो कि अपने कर्तव्य ही नहीं अधिकार के बारे में भी पूर्णतः सजग है। स्त्री जो न केवल पुरुष की सहभागिनी और सहधर्मिणी है, बल्कि स्वतंत्र चेता, आत्मनिर्भर, साहसी इकाई भी है। लेखक मात्र लेखक नहीं, सजग, रसिक, सतर्क पाठक भी है। तमाम नई पुरानी पीढ़ियों, देशों, भाषाओं के रचनाकारों का कहानी, उपन्यास, यात्रा वर्णन में उनका गद्य तो है ही, जो कि कविता की कसौटी भी है। गद्य कविता की कसौटी है जो पुरानी कहानी, पर निरा गद्य भी नहीं है। ऐसा गद्य नहीं है जो कविता की भूमि से 1.5 इंच ऊपर तैरता रहे। कृष्णा जी का रचना संसार ऐसा है जिसमें एकेडमिक और व्यावहारिक कहे जाने वाले अनेक अनुशासनों को शोध और विश्लेषण की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलेगी। शब्द शक्ति के आरंभिक उल्लेख पर लौटे तो हम देख सकते हैं कि आलोक, निनाद और मर्म की कसौटी शब्द शक्ति के आरंभिक उल्लेख पर लौटें तो हम देख सकते हैं कि आलोक, निनाद और मर्म की कसौटी भी उन्होंने ईजाद की थी या शायद कहीं से पा ली थी। रात की निबिड़ नीरवता में अपने शब्दों, सरोकारों और पात्रों से खेलते हुए लिख लेने के बाद वह पूरी रचना जोर जोर से पढ़कर खुद सुनती थी। हर रचना के 3 ड्राफ्ट, चन्ना और जिंदगी नामा तक के, और उनका सस्वर पाठ खुद के लिए। अपने बोले और लिखे शब्द की सारी जिम्मेदारी वह खुद लेती थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मेरा ख्याल है लेखन का, क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत से लेखक हुए हैं जो कुछ कह देते हैं और फिर कहते हैं अरे ठीक है, इसमें क्या जुमला था परा, लेकिन वो खुद जिम्मेदारी लेती थी। यह न केवल शब्द नाम की शक्ति के प्रति श्रद्धा का इजहार था, बल्कि अपने श्रोता पाठक के प्रति गहरी जिम्मेदारी का ऐलान भी था। अपना कहा या अपना लिखा उन्होंने कभी वापस नहीं लिया। और हम 50 बहुत बड़े लेखकों को याद कर सकते हैं दुनिया भर के, उन्होंने किताबें विड्रॉ कर ली, अपना रिकेंटिंग का तो बहुत बड़ा एक। यह भी ऐसे समय में जिसे उन्होंने लगभग 1 सदी के उतार चढ़ाव और उथल पुथल के दौरान अनेक मंजिलों को पीछे छोड़ते देखा। उन्हीं के शब्दों में सुने हम। अब ये उनका एक थोड़ा सा लंबा उद्धरण है, मुझे लगता है इसको पैराफ्रेज करके हम अन्याय ही करेंगे और उनके शब्दों को एक बार फिर से सुनना शायद अवसर भी है। जिन जोखिम, खतरों और चुनौतियों से आज का लेखक और लेखन दोनों घिरे हैं, उनमें हर कलम को अपने को याद दिलाते चले जाना बहुत ज़रूरी है कि लेखक से बड़ा लेखन है और लेखन से भी बड़े वे मूल्य हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए इंसान बराबर संघर्ष करता आया है, बड़ी से बड़ी कीमत चुकाता आया है। लेखक व्यक्ति की, समाज की, देश और काल की आहटों को, टकराहटों को सुनता है, उनकी तलाश करता है, जायजा लेता है और सृजन के स्तर पर उन्हें अपनी रचना में अंकित करता है, परिभाषित करता है। देश काल की स्थितियों को, तलखियों को अपने में जज्ब करके पन्नों पर उतारने में सफल भी होता है।
लेखक सिर्फ अपनी निज की लड़ाई नहीं लड़ता, न केवल अपने दुख दर्द हर्ष विषाद का ही लेखा जोखा पेश करता है, वह उन सबको खोजता है जो संघर्ष करते हैं, झेलते हैं और अनाम ही बीत जाते हैं। लेखन मात्र लिखना ही नहीं, लेखन जीना है, भिड़ना है, सामना करना है, उगना है, उगते चले जाना है। चिंतन साहित्य की आत्मा है तो भाषा उसकी देह। जीवन के किसी छोटे बड़े टुकड़े को, स्थिति को, घटना को सिर्फ कलात्मक क्षमता से, शिल्प से प्रस्तुत भर कर देने से कालजयी साहित्य नहीं गढ़ा जा सकता। साहित्य को तो उगना होता है, रचनाकार की आत्मा में। और फिर अंत में वही हर शब्द का एक जिस्म, एक रूह, एक पोशाक होती है। अर्थों की गूंज, लय और संप्रेषण उनके संयोजन में जल्द होता चला जाता है। साहित्यिक कलह, अब साहित्यिक कलह और साहित्य की राजनीति को अलग रखकर शब्द संस्कृति की ओर मुड़े, ये कृष्णा जी ही कह रही हैं। साहित्यिक कलह और साहित्य की राजनीति को अलग रखकर शब्द संस्कृति की ओर मुड़े तो कहना होगा कि संस्कृति का प्रतीक न कोई एक ग्रंथ है, न कोई एक मत संप्रदाय या धर्म, न कोई एक विद्वान, न लेखक, न जाति, धर्म, मजहब। यह विश्व भर के लोक और व्यक्ति की सांझी शक्ति का पर्याय है। सैकड़ों, हजारों, लाखों रचनात्मक कलमों की विरासत एक साथ इसमें संचित है। हम लेखक शब्द की अभिव्यक्ति के साथ क्या कहें, क्या लिखें, इसका निर्देश किसी भी सत्ता से नहीं लिया जा सकता। विचारक तानाशाही का यह अंकुश लेखकी बिरादरी को कभी स्वीकार नहीं होगा। साहित्य ने धर्म, दर्शन और नैतिकता को कभी अपने से बाहर नहीं किया। साहित्य की अपनी मर्यादाएं हैं जो गहरे तक मानवीय परिवार और संस्कार से जुड़ी हैं। ऐसे में तंत्र के बल उससे ठोंका पीटी करना और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सपना देखना विसंगतियों को ही उपजाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर राठी जी को। मित्रों, उन्होंने कृष्णा सोबती जी के लेखक के रूप में निर्माण की तमाम पृष्ठभूमियों को सामने रखते हुए उनके लेखकीय व्यक्तित्व का, उनकी लेखकीय प्रतिबद्धता का, उनके विचारों का, उनकी रचनाओं से निःसृत जो भावनाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं, उनका एक संक्षिप्त जायजा हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तथा प्रख्यात हिंदी लेखक और कवि श्री माधव कौशिक जी को। आपकी 30 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हैं। उनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचना, बाल साहित्य, अनुवाद तथा संपादन शामिल है। आपकी 30 पुस्तकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष हैं। आपको शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, महाकवि सूरदास सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, हंस कविता सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। श्री माधव कौशिक। नमस्कार। परम आदरणीय गोविंद मिश्र जी, परम श्रद्धेय अग्रज गिरधर राठी जी, मैडम कुमुद शर्मा जी और साहित्यकार मित्रों, गोविंद जी की बातें सुन के मुझे भी बहुत सारी बातें याद आ गई। अब उनको, लेकिन एक मेरे साथ एक और संकट रहा। कृष्णा सोबती का जो दिल्ली में आपके मनों में जो चित्र है वो पंजाब में जाके नहीं होता है। जब वो पंजाब में जाती थी, जैसे कोई बड़ी बहन अपने मायके में आती है, मैं भूल जाऊंगा, मेरे पास पर्चा नहीं है। जैसे बड़ी बहन अपने मायके में जाके गरिमा से रहती है
हम जैसे नए भाई बहनों से प्यार करती है, आत्मीयता दिखाती है, तो बिल्कुल वो अलग ही हिसाब किताब था उनका। जब वो चंडीगढ़ आती थी या पटियाला, लुधियाना, अमृतसर जाते हुए रुकती थी, मुझे भी बहुत सारी बातें, मैं नया लेखक था तब, और 2000 में जब मैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का सचिव बना तो एक बड़ा आयोजन भी किया गया था। 2 चीज़ें उनको पढ़ते हुए उन्हीं दिनों में एक सेमिनार हुआ चंडीगढ़ में, उसमें वो शामिल थी। बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे हमारे हिंदी वालों की आदत होती है, हर वक्ता ने खड़े होकर 2 ही बातें कही कि आजकल कालजयी साहित्य नहीं रचा जा रहा। तो मेरे पिताश्री उर्दू पर्शियन के बड़े विद्वान थे, वो पीछे बैठे सुन रहे थे। वो कभी मेरे साथ नहीं जाते थे, चुप करके आते थे, फिर निकल जाते। घर आके मेरे से कहते हैं, भाई सारे हिंदी के प्रोफेसरों ने एक ही लाइन बोलते रहे, कालजयी साहित्य नहीं लिखा जाता, पर किसी ने ये नहीं बताया कालजयी साहित्य क्या होता है। फिर मेरे से कहते हैं कि मैं बताता हूँ कालजयी साहित्य क्या होता है। कहता है, जब लेखक का देहांत हो जाए और उसके देहांत के साथ उसकी पुस्तकों का भी देहांत हो जाए तो लेखक है 2 आने का, और लेखक गुजर गया और किताबें जिंदा हो गई, वो कालजयी। तो आज कृष्णा जी नहीं है, लेकिन उनकी किताबें जीवित हैं और निरंतर जीवित होती जा रही। लोग अब ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं, मित्रों मरजानी चाहिए, मेरे घर आते हैं, यारों के यार 3 पहाड़ दीजिए, फलाने दीजिए, दिखड़े। तो मुझे वो अपने पिताश्री की बात याद आए। 100वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, कृष्णा जी नहीं है लेकिन किताबें हैं, और पूरी दुनिया में किताबें हैं। बहुत सारी जगह हम जाते हैं बाहर। थोड़े दिन पहले मैं मॉस्को गया, उससे पहले फ्रैंकफर्ट गया। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 4 महिलाओं का जिक्र होता है पूरी दुनिया में। तब हमें पता चलता है कि हमारा स्त्री लेखन कितने बड़ा है, आकार का, प्रकार का, और कितने विस्तार का है। दूसरे लोग भी, विदेशी लोग भी, हमारे यहाँ भी जो विदेशी बाहर रहते हैं, वो मुझे तो लगता है हमारे साहित्य संस्कृति से वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो हिंदुस्तान से निकल के बाहर चले गए और वहाँ पढ़ने लिख कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन साहित्य से जुड़े हुए। उनके जबान पे 4 नाम आते हैं, कुर्तुलन हैदर, इस्मत चुगताई, कमला दास और कृष्णा सोबती। 5वां नाम कभी कभारी कोई लेता होगा। तो हम बड़े सौभाग्यवान भी है एक तरह से कि ये इतनी बड़ी बड़ी महिला रचनाकार हमारे सामने रही, जिन्होंने हिंदुस्तान की असली तस्वीर दिखाई। आदमी की नज़र से दुनिया देखोगे तो वो कोई और नज़र आएगी, लेकिन महिला की दृष्टि से जब आप दुनिया देखते हैं तो आपको वो कोने कतरे भी नज़र आते हैं जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये कृष्णा जी ने साबित किया। एक दिन मेरे से भी धृष्टता हो गई थी एक सेमिनार में। मैं बोला, कृष्णा जी आपकी कविताओं में भाषा की अश्लीलता बहुत है। हंस के कहती है, स्थितियों की तो नहीं है, चुप करके बैठ जा। यानी वो पंजाब में जाके एक पारिवारिक अंदाज से कहती है, स्थितियों की अश्लीलता तो नहीं है, बैठ जा। कोई जवाब नहीं, और हम संतुष्ट भी हो गए। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जिसने 1950 के देश में और 2024 के देश में कितना बड़ा अंतर है। आज ये जो बच्चियाँ लिख रही हैं, ये कुछ भी लिख दें, किसी स्तर पे लिख दें, कोई शोर शराबा नहीं है। उन्होंने उस जड़ता को उस समय तोड़ा था जब देश संकीर्णता की हद तक संकीर्ण था, और कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि किसी महिला को बोलने का अधिकार भी है। उस समय उन्होंने, और उस समय सच बोलने वाली लड़कियां वाचाल समझी जा। ये लड़की की टोन बता रही है, उनका नाम ही काफ़ी है। तो एक तरह से अच्छा, दूसरा मेरे दिमाग में एक और आया। जब हम फ़कीर मोहन सेनापति को पढ़ते हैं तो हमें बंगाल और उड़ीसा का वो जो ग्रामीण समाज है वो नज़र आता है। प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो उत्तर भारत का नज़र आता है। कृष्णा सोबती को पढ़ते हुए ग्रामीण समाज हमारे पंजाब का,
वो पंजाब जो गुजरात और सिंध का है, वो पंजाब, हर कम्युनिटी का एक करैक्टर होता है, हर कम्युनिटी की एक भाषा होती है, उसकी शब्दावली होती है। पहली बार हिंदी में उस शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया, उस समाज का इस्तेमाल उन्होंने किया, और वो बड़े गहराई से जुड़ा हुआ है। बंगाल, उड़ीसा और मध्य भारत का जो ग्रामीण समाज है, उसकी महिला की टोन पंजाब की महिला से बिल्कुल अलग है। वो हमें अक्खड़पन और फक्कड़पन जरूर नज़र आएगा, लेकिन वो सत्य भी तो है, क्योंकि उस समाज ने सबसे ज़्यादा विद्रोह झेले हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ हमले भी हुए हैं। तो एक और आपको नज़र आएगी उनकी कहानियों में, रोमांस और रिबेलियन बिल्कुल साथ साथ चलता है। उनका रोमांस भी एक रिबेलियन का हिस्सा है, विद्रोह है। वो प्रतिरोध करती है हर चीज़ का, उसको वो चीज़ें स्वीकार नहीं है जो वो आत्मा से नहीं मानती। और उनके पात्रों के नाम अगर मैं गिनाने लगूं, पात्र का नाम बता देगा कि इसकी टोन क्या होगी, इसका रोज़गार क्या होगा, ये क्या करता होगा। ये एक कमाल की चीज़ है। भाई साहब ने, गिरधर राठी जी ने जो शब्द की बात करी, कृष्णा सोबती की कहानियों में वो जो एलिमेंट ऑफ किस्सा गोई उर्दू का है, वो सेम टू सेम उनकी भाषा बिल्कुल जिसको कहनी चाहिए ना, पानी की तरह बहती है। उनकी आलोचना की किताब भी कहानी की बहती है। चंडीगढ़ में प्रोफेसर ओबराय थे, सुकृता जानती है, उनके बड़े नज़दीक थे। डॉक्टर यश गुलाटी मेरे भी टीचर थे, उनके साथ बैठे थे। ओबराय साहब एक दिन कहते हैं उन्हें, कहते हैं कि कृष्णा जी आपके साथ दिक्कत पता है क्या है? कहते क्या? कहता आपने सब कुछ ही रिवील कर दिया, थोड़ा बहुत तो कंसील करते। तो वो हंस के कहती है अगर मैं कंसील करने लगती तो बाकियों की तरह झूठी नहीं हो जाती। कहते लेखक का काम ही रिवील करना है, कि सच्चाई को सच की तरह से रिवील करेंगे। तो कहते उसी भाषा का तो इस्तेमाल करूंगी जो यारों के यार तीन पहाड़ा है, जो बड़ा संकट खड़ा हुआ। वो कहती है जिन पात्रों का मैं चित्रण कर रही हूँ, जिन स्थितियों का कर रही हूँ, इस भाषा से अलग करूंगी तो समाप्ति हो जाएगा। तो एक तरह से ऐसे जीवट के रचनाकार, अगर उनके वो जो व्यक्तिगत जीवन में झगड़े जो हो चुके उनकी पृष्ठभूमि में ना जाइए। ठीक कहा राठी साहब ने, वो जो पंजाबियों के दिमाग में वो जो होती है ना खड़पन, कई बार वो मूछ के बाल के लिए सर भी कटवा लेते हैं। बाल को बचाने के चक्कर में सर भी कट जाता है, कई बार ऐसा भी है। अगर उन चीज़ों को छोड़ दें और बिल्कुल उनकी कहानियों का नई तरीके से ये भूल करके आज के संदर्भ में भी करोगे तो आपको हैरानी होगी। हिंदुस्तान की हजारों हजार नई लेखिकाएं आज भी कृष्णा सोबती के आदर्श को मान के चल रही हैं, उन्हीं की तरह से सोचती हैं और करने। और ये एक तरह से जो रास्ता बनाता है पहला, कठिनाई उसी के सामने आती है। दूसरों उन्होंने तो राजमार्ग तैयार कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात जो गिरधर राठी जी ने जो उनका अंतिम वक्तव्य जो पढ़ के सुनाया, साफ पता लगता है राइटर इज द कॉन्साइंस कीपर ऑफ कॉमन मैन। वो एक अघोषित आम आदमी का प्रवक्ता है। आम आदमी का प्रवक्ता जो रचनाकार होगा उसी को समाज मानेगा, बाकी किसी को नहीं मानेगा। उसी की किताबें जीवित रहेंगी। और जब भी जन्म शतवार्षिकी हम किसी भी लेखक को मनाते हैं, वो एक तरह से हम अपनी उस विरासत का भी गुणगान करते हैं और उसका उत्सव मनाते हैं। आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। ये 2 दिन हम कृष्णा जी के साहित्य के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। ये वो आईना है, कई बार आदमी अपनी शक्ल देख के भी डरता है। तो ऐसी स्थितियां भी जब आप उनका मूल्यांकन करेंगे, पढ़ेंगे, तो लगेगा हम ऐसे भी थे, लेकिन सच में हम ऐसे भी थे और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया आपने। और अब मैं इस सत्र के समाहार वक्तव्य के लिए साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो प्रख्यात हिंदी लेखिका है। संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। विभिन्न विषयों पर आपकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं और विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मंचों पर आपने 300 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। अनेक महत्वपूर्ण परिषदों और समितियों की आप सदस्य हैं। आपको साहित्य भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, दामोदर चतुर्वेदी स्मृति सम्मान, साहित्य श्री सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी। इस समारोह के अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, प्रख्यात कथाकार हमारे EB मेंबर गोविंद मिश्र जी, विद्या राठी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मित्रों। बात जब आपसे पहले के वक्ता कर चुके हों तो आपको उसी पगडंडी पर आगे चलना होता है। और आपने बहुत व्यक्तिगत संस्मरणों से गोविंद जी ने बात शुरू की, और जब वो पिटारा खुलने लगता है तो जो और आगे के वक्ता होते हैं उनको भी एक ज़मीन मिल जाती है और लगता है कि हम भी इसी डगर पे चले। तो मैं भी स्मृति के गलियारे में चली गई गोविंद जी, और मैं याद करूं कि मैं दिल्ली आई थी 1981 में। उसके बाद 85 के बाद मैंने लिखना यहाँ के अखबारों में शुरू किया। जनसत्ता कुछ साल पहले शुरू हुआ था, और जनसत्ता में मैं तो आलोचना और समीक्षा की डगर पर ही थी। तो मेरे पास जनसत्ता से प्रस्ताव आया कि कृष्णा सोबती पर हम एक कॉलम आप ले लीजिए, महिला रचनाकारों की रचना संसार में हिस्ट्री। हम शुरू करना चाहेंगे कृष्णा सोबती से। तो वो उनका इंटरव्यू लेकर के फिर एक टिप्पणी के अंदाज में कुछ मिला जुला करके वो एक कॉलम छपने लगा। तो शुरू करना था कृष्णा जी से। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और मैंने ये नहीं बताया कि आपका इंटरव्यू मुझे किसी समाचार पत्र के लिए लेना है। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इलाहाबाद से आई हूँ और अभी PhD कर रही हूँ। तो उन्होंने समय दे दिया। माल रोड में गुलाबी रंग के जो फ्लैट है वहाँ पर वो रहती थी। तो मैं जब गई उनके यहाँ तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे मैंने देखा एक बहुत धीमी धीमी सी रोशनी है। वो सूरज की रोशनी नहीं थी, उनके यहाँ कोने में बहुत सुंदर सा लैम्प था, वो जल रहा था। बहुत करीने से सजा हुआ घर, जैसे वो शब्दों को सजाती हैं अपने रचनाओं में। और औपचारिक ढंग से बात शुरू हुई, और फिर मैंने धीरे से आने का मंतव्य उनको बताया कि मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, आपसे बातचीत करना है। तो उन्होंने बिल्कुल तुरंत कहा कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देती हूँ। और अंदर से मुझे लगा कि भाई संपादक ने मुझे एक काम दिया और पहले ही पड़ाव में तो मैं फेल हो जाऊंगी। खैर तकरीबन 1 घंटा मैं वहाँ बैठी, बातचीत चली। फिर वो चाय लेकर के आई, और चाय भी वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की हुई केतली और बहुत खूबसूरत से कप। खैर मैं भी धीरे धीरे बात होती रही, और जब मैं चलने लगी और दरवाजे पे पहुंच गई और मैंने उनसे नमस्ते करने के लिए, विदा लेने के लिए हाथ जोड़े, तो उन्होंने कहा सुनिए मैं आपको इंटरव्यू दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि छपने के पहले आप मुझे उसे दिखाएंगी। तो जिस व्यक्तित्व से मेरा ये पहला परिचय था, मुझे लगा कि ये व्यक्तित्व बहुत ही सतर्क, सावधान और सजग है, और ये चीज मैंने हमेशा उनमें देखी। उसके बाद के भी और संस्मरण हैं। इंटरव्यू मुझे मिला उनका, और उसका शीर्षक दिया गया, जो उनके ही बोल थे, आधा हिस्सा तो सिर्फ परछाई है। और यातना के धुंधलके में संघर्ष करती हुई स्त्री कैसे उनकी रचनाओं में एक रीढ़ की हड्डी लेकर के पैदा होती है,
और अड़ी रहती है, ये उसका पूरा सार था। उसके बाद मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई और मैं उनको दिखाने के लिए ले गई तो मुझे बेहद खुशी हुई कि उन्होंने कहीं भी एक शब्द चेंज नहीं किया। हालांकि मैं उनके किस्से सुन चुकी थी कि सारिका में उनकी एक उपसंपादक से या संपादक से भिड़ंत हो गई थी। उन्होंने शायद कोई शब्द उनका चेंज कर दिया था। खैर, उसके बाद मैं याद करना चाहूँगी, जब वर्तमान साहित्य का कहानी महाविशेषांक आया तो उनकी कहानी ए लड़की उसमें छपी थी और ए लड़की छपने के बाद वो कहानी विवादों में आ गई। वो विवाद मित्रों मरजानी वाला विवाद नहीं था या यारों के यार वाला विवाद भी नहीं था। वो विवाद कुछ और किस्म का था। उस पर आरोप लगे कि बड़ा प्रायोजित तरीके से इस पर विवाद किया जा रहा है और जिस तरह से उस पर टिप्पणियां आई उसको लेकर के भी विवाद हुआ, क्योंकि किसी आलोचक ने कहा कि ये कहानी पुरुष की भूख है। किसी ने कहा, इलाहाबाद से ये आवाज आई कि ये मरती हुई औरत की जिजीविषा की कहानी है। जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि उनके तो शीर्षक ही बताते हैं कि ये रचना क्या बोलने वाली है, क्या कहने वाली, उसकी टोन क्या है, उसकी सेटिंग तो वो शीर्षक ही बताता है। और नवभारत टाइम्स उस समय लगातार हर 15 दिन या 3 हफ्ते के अंदर ए लड़की पे लगातार कुछ छाप रहा था। कभी विश्वनाथ त्रिपाठी छपते थे, कभी नामवर जी का कोट आता था, कभी मार्कंडे जी उसमें आ रहे थे। मैंने भी फिर वो रचना पढ़ी और रचना पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो बात कही जा रही है उसमें उससे ज़्यादा जो एक नई लड़की है, क्योंकि वो जो दौर था जब वो 1990 के आसपास शायद वो आई थी, 91 के आसपास, हाँ 90। तो वो ये दौर था जब अगर आप देखें कि परिवर्तन के जो सामाजिक सांस्कृतिक स्रोत थे, जो गतिशीलता थी, उसके प्रभाव में विकास के प्रगति के नए नए रास्ते वो लोग तलाश रहे थे। और इस कोशिश में आप देखिए कि बहुत सारी घटनाएं भी समाज में घट रही थी स्त्री को लेकर के। बहुत सारे ऐसे बलात्कार कांड और दहेज कांड और इस तरह की विवाह की त्रासदियों को लेकर के बहुत सारे आंदोलन भी उस समय हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रचनाकार पे पड़ा होगा। और मुझे लगा उस कहानी को पढ़ करके कि लंबी कहानी थी, कुछ लोगों ने कहा कि लघु उपन्यास है, कि एक विवाह की जो मर्मांतक पीड़ा है और जो एक नई रोशनी है, जहाँ एक संक्रमण भी है, तो उसको लेकर के एक ये जो नई लड़की है, जो एक नई अस्मिता की रोशनी से नहाई हुई लड़की है, मुझे लगा ये कहानी तो उसकी है। क्योंकि 2 ही पात्र इसमें प्रमुख हैं। एक तो बीच में आता है तो उसका कोई बहुत गौर सा पात्र है, अम्मू है और उसकी बेटी है, और उनका ही संवाद है। पूरा ये कहानी संवादों में चलती है। तो अम्मू संबोधित करती है उस लड़की को ही, ऐ लड़की, और ये लड़की नई लड़की है। और जहाँ से ये शुरुआत होता है, कहीं पंक्तियां आती हैं इसमें, भारी पर्दे बदल दो, ताजी हवा अंदर आने दो। तो कृष्णा सोबती जी की जो खासियत रही है कि उनकी रचनाएं अपनी परंपराओं को जांचने का उपक्रम करती है और बड़े उन्मुक्त मन से, खुली आंखों से समकालीन यथार्थ को वो समेटती है। और समकालीन यथार्थ को समेटने के बाद जो मानवीय संवेग है, चाहे वो स्त्री के हो चाहे पुरुष के हो, मानवीय संवेग को एक कलात्मक संकेतों के, शब्दों की जो बात आपने कही, सजा सजा के कलात्मक संवेगों के समन्वित जमीन पर वो अपने कथात्मक कलेवर को विस्तार देती है। और उस कथात्मक कलेवर की जो खूबी होती है सबसे बड़ी, देखिए आपके पास अनुभव है, लेकिन अनुभव के साथ जो जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जो विजन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उस विजन को वो कथात्मक विस्तार में रोकती है।
बहुत बातें यहाँ पर हुई उनकी अक्खड़ स्वभाव की, और उन्होंने भी कहा, लेकिन वो क्या है ये भी उन्होंने भी कहा। लेकिन बहुत निडरता के साथ, साहस के साथ मैंने कहा भी है कि उनकी खासियत क्या है कि वो जिस चरित्र को खड़ा करती है। अभी राठी जी जब बोल रहे थे, साहित्य उगता है रचनाकार की आत्मा में, और वहां पे वो जब रचनात्मक फलक पर आती है तो जिन पात्रों को उन्होंने ढूंढा है उसको पूरी वास्तविक मज्जा के साथ प्रस्तुत किया है, मजबूत रीढ़ की हड्डी के साथ। और ऐसे साहसिक और निर्भीक चरित्रों को जब उन्होंने खड़ा किया तो पाठक और आलोचक दोनों चौंके भी, हतप्रभ भी हुए। लेकिन उन रचनाओं की खूबी थी कि उसने उन रचनाओं के स्वागत की व्यवस्था पैदा की और उनका साहित्य जगत में स्वागत भी हुआ। वो अपने को कहीं नारीवादी नहीं कहती है, महिला लेखन की तख्ती उन्होंने कहीं नहीं लगाई। या आप देखिए कि वेस्टर्न जो जार्गन्स हैं फेमिनिस्ट थ्योरी के, उनको भी कहीं उन्होंने नहीं लिया। जितना मैंने उनको पढ़ा है, मुझे लगता है कि अगर आप कभी मुझे मैं चाहती हूं कि इस पर मैं काम करूं, श्रृंखला की कड़ियां आप पढ़िए महादेवी वर्मा को, और आप फिर पढ़िए ए लड़की और उनकी मित्रों मर्जानी और तमाम चीजों को, तो आप ये पाएंगे कि श्रृंखला की कड़ियां में चिंतन के स्तर पर महादेवी जी ने जो जमीन आपको दी है उसको रचनात्मकता में ढाला कृष्ण सूक्ति में। उसका पूरा रचनात्मक साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। और खूबी ये है कि उसमें भी आप देखिए कि कृष्णा सोप्ती अपनी ही भारतीय जमीन पर खड़ी है। मैं आज बात करना चाहूंगी विवाह संस्था की और मातृत्व की, क्योंकि दोनों आज खतरे में हैं। आज आपके बच्चे शादी नहीं करना चाहते, लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती और लड़के भी शादी नहीं करना चाहते। अतुल सुभाष का जो केस आया, अब आप देखिए कि सत्ता किसी की भी हो, किस तरह से उसकी विसंगतियां आती हैं, वो सामने आ जाती हैं। तो इस खतरे को, इस विसंगतियों को महादेवी वर्मा ने भी पहचाना था। महादेवी वर्मा ने भी बात की कि जब लड़की की शादी होती है तो कुछ सालों के बाद जो मुरझाया हुआ चेहरा होता है, उन्होंने उसकी बात कही। मातृत्व उस पर जबरन लाद दिया जाता है, उसकी बात भी श्रृंखला की कड़ियां में है। लेकिन ना महादेवी वर्मा ने आयातित मुहावरा लिया, क्योंकि महादेवी वर्मा ने, बहुत सारे नारीवादी जब उठाते हैं तो अपनी अपनी तरह से पेंट करते हैं महादेवी वर्मा को, तो कहते नहीं महादेवी वर्मा ने विवाह संस्था को खारिज कर दिया। अरे कहीं खारिज नहीं किया महादेवी वर्मा ने। उन्होंने कहा कि अधिकार शून्य पत्नित्व नहीं चाहिए और आदरहीन मातृत्व नहीं चाहिए। आप ठीक उठा करके इसी चीज को आप ए लड़की में देखें। ए लड़की में अम्मू बराबर ये समझा रही है नई लड़की को कि अगर आप विवाह में जाते हैं तो विवाह की विसंगतियां क्या हैं, मातृत्व की विसंगतियां क्या हैं, लेकिन ये भी समझाया है कि विवाह में जाते हैं तो उसकी खूबियां क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है। मातृत्व है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैर मिश्री के कूजे में कुछ इस तरह की बात आती है, उस मिठास की, मातृत्व की। तो अब इस मातृत्व और जो आपका पत्नित्व है, उसके बीच में से आप रास्ता कैसे बनाते हैं, ये जो संभाव्य है, यथार्थ भी प्रस्तुत करती हैं उनकी रचनाएं और संभाव्य भी देती है। केवल अपने समय को पेंट कर देना, अपने समय का आईना बना देना साहित्य को उतना ही पर्याप्त नहीं होता किसी के लिए। आप किस भाव दृष्टि को रूपायित कर रहे हैं, आप किस संभावित जमीन को आप दे रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन उस वही संतुलित जमीन महादेवी वर्मा ने दी है, और उसी पर अगर आप देखें तो अपनी ही जमीन पर ए लड़की है, जहां पर एक सवाल आता है कि वो ए लड़की से कहती है कि लड़की तुम स्वाधीन तो, ना किसी को दबाती हो ना दबाई जा सकती हो, कुछ इसी तरह का भाव ये है। लेकिन एक बात का जवाब दो कि जरूरत पड़ने पर आवाज किसे दोगी? तो वो कहती है कि जरूरत पड़ने में आवाज उसे दूंगी जो मुझे जवाब देगा। अब इसको आप अपने तरीके से पढ़िए, मैं इसको पढ़ती हूं तो मैं कहती हूं जवाब देने का मतलब है जो सहभागिता से जीवन आपके साथ जी सके, साथ साथ आपके चल सके, समान भाव से चल सके, वही बात जो आपको आदर दे सके, आपको अधिकार संपन्न बना सके, यही बात उससे निकल करके आती है। तो मुझे लगता है कि जो एक रास्ता तैयार किया, अगर आप देखिए बंग महिला उषा देवी मित्रा, उषा देवी मित्रा की भी कहानी अगर आप पढ़िए तो मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा उसका, उसमें यही था कि उन्होंने घर को आदर्श मान करके एक दोनों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है और कैसे घर बनता है, घर की रानी कहानी है। और फिर उससे आगे बढ़ करके, क्योंकि समय बदलता है, बहुत सारी विसंगतियां आती हैं, तो सन 70 के बाद का जो लैंगिक विभेदीकरण आया, सामाजिक सांस्कृतिक, इन सबको कृष्णा सोपती अपने तरीके से पेंट करती रही हैं और आगे की लेखिकाओं के लिए उन्होंने रास्ता तैयार किया है। जब हम पढ़ते थे तो इलाहाबाद में मैंने मनु भंडारी और उनको पढ़ना शुरू कर दिया था, उषा प्रेमवता को जिंदगी नामा उठाया था पहली बार। मुझे मैं कहना चाहूँगी बहुत संकोच के साथ और बहुत ईमानदारी से कि मुझे थोड़ा पढ़ने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी जो भाषा है ठहर के पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ आई, जब काम करना था उन पर, तो सारा पढ़ा उनको, और फिर हम देखते हैं कि रास्ता तो इन्होंने ही बनाया, इन 3 लेखिकाओं ने, कृष्णा सोपती, उषा प्रेमवता, मनु भंडारी। लेकिन पुरुष लेखकों की त्रयी तो बनी नई कहानी की, लेकिन स्त्रियों की त्रयी नहीं बनी, इनकी भी त्रयी बन सकती थी। और एक बात मुझे और लगती है कि कृष्णा सोपती ने कभी परवाह नहीं की किसी की, अपने जीवन में भी और साहित्य में भी। उन्होंने परवाह की, एक की परवाह की, और परवाह की उन्होंने पाठक की। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आती है बहुत बाद में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। लेकिन कृष्णा सोपती के अगर आप उस थ्योरी का नहीं पता उनको, लेकिन वो जब लिखती हैं, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक जगह लिखा कि पाठक मेरी लिखत को निगाह देता है, मेरे शब्दों को अर्थ, पाठ के पीछे छिपी हुई खामोशियां पाठकों के द्वारा पहचान ली जाती हैं। तो उन्होंने पाठक को सबसे ज्यादा महत्व दिया और पाठक की दृष्टि से लिखा। और मैं समझती हूँ कि आलोचक की भी उन्होंने परवाह नहीं की। आप कह रहे थे, कौशिक जी ने बहुत अच्छी बात से शुरू किया था और अपने पिता का संस्मरण सुनाया था कि कालजयी वो होता है कि देहांत के बाद भी उसकी रचनाएं समाप्त ना हो जाएं, देहांत के बाद वो उस पर का पाठ हो, नए तरीके से वो जिंदा हो। तो कालजयी साहित्य वो होता है जो मैं समझती हूँ कि समय के साथ यात्रा करता है और समय के साथ रचनाकार उसका अपने अपने तरीके से पाठ करते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो कृष्णा जी की रचनाओं से आगे के पाठक भी रोशनी लेते रहेंगे। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूँगी। और एक जिम्मेदारी मेरी और है, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी गिरधर राठी जी को, जिन्होंने बहुत ही कहना चाहिए बड़ा प्रामाणिक यहाँ पर अपने तरीके से अपनी बात रखी, उनके साथ जुड़े हुए थे लंबे समय से। और गोविंद जी ने तो बिल्कुल भावना के प्रवाह में हम लोगों को भी उसमें उस डगर पे डाल दिया। और आपका भी बहुत बहुत आभार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी का आभार।
और आप सबका आभार कि ठंडक में आप सब यहाँ पर समय से उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कुमुद शर्मा जी, बहुत ही सुंदर वक्तव्य। आपने कृष्णा सोबती जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को और जो उसके बहाने जो है हिंदी साहित्य में जो स्त्री विमर्श का जो एक माहौल तैयार हुआ है उसकी भी बात रखी, और बहुत ही संस्मरण कई सारे हमें सुनने को मिले। मुझे भी सौभाग्य है कि कृष्णा सोबती जी से मेरी मुलाकात 98 में कोलकाता में हुई थी, और उसके बाद अनेक बार फ़ोन पर और ऐसे भी बातचीत हुई है। तो मित्रों, हम लोग कृष्णा सोबती जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बनी हुई एक फिल्म का आनंद लेंगे, लेकिन 10 मिनट के ब्रेक के बाद अभी आप लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं, और उस बीच यहाँ फिल्म दिखाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिल्म नमस्कार। है ना 1.5 घंटे की तो